हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 का इसका जो है एमसीक्यू क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इसमें हम जो है वेद कितने हैं और इसके रचयिता कौन हैं, चरक और जो भी सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से बनते हैं, हमने उसको जो है बताने की कोशिश की है, यहाँ पर लाने की कोशिश की है। आपको हम यहाँ पर बताएंगे और बार-बार यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसको देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन है और आपको यहाँ से बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ही आपको बार-बार पूछा जाता है। आप जानते हैं कि वेद कितने हैं और इसके जो हैं कौन-कौन से वेद हैं, इन सारे बातों को आप पहले से भी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपका है 2, 3, 4, यहाँ पर 8। और आप जानते हैं कि वेद कितने हैं? तो 4 वेद हैं। कौन-कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद जो हैं आपसे बार-बार पूछे जाते हैं। वेद की संख्या कितनी है? तो 4 है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुति देते थे? आर्य लोग जो है यज्ञ में किसकी आहुति देते थे? पहला घी की, अनाज की, जानवर की, उपयुक्त में से सभी। आप जानते भी हैं कि सारे जो हैं यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन सारे को जो है आर्य लोग यज्ञ में आहुति देते थे, घी की भी, अनाज की भी, जानवर की भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आपको जब आप पढ़े होंगे तो आप ये भी पढ़े होंगे, आपको हमने पढ़ाया भी है। आप अगर ध्यान होगा तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि सबसे पहले जो है लोग पशुपालन करके जो है जीवन यापन, कृषि करके जीवन यापन कैसे करके जो है जीवन यापन करते थे और ये जो है कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मिलता था। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की बात करें तो सबसे पुराना वेद कौन है? तो सबसे पुराना वेद आपको ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। एक है उत्तर वैदिक काल, एक है जो है ऋग्वेदिक काल में। आपको ऋग्वेदिक काल में जो है कृषि करके लोग जीवन यापन करते थे। तो उत्तर वैदिक काल में दोनों कृषि और पशुपालन जो दोनों होता था। और जो यहाँ पर आपको याद होगा कि यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जो भी लोग कृषि और पशुपालन करते थे, कृषि यहाँ पर अस्थायी हो गया था, लोग अब ठहरने लगे थे। और ऋग्वेदिक में लोग ठहरते नहीं थे, कहीं-कहीं जाकर जो है काम कृषि किया करते थे और कुछ दिन रुकते थे और फिर वहाँ से निकल लेते थे, जहाँ कृषि खत्म, बात खत्म। अब आगे है चौथा नंबर क्वेश्चन कि ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद की रचना जो है आपको यहाँ पर बताना है कि कब हुई थी? कितना साल पहले? 3000 साल, 3500 साल पहले, 4000 साल पहले और 5000 साल पहले। आप बताएँगे यहाँ पर आंसर कितना साल पहले? तो आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे? जो ऋग्वेद की प्रार्थना की रचना करते थे, वो क्या कहलाते थे? पुरु, आर्य, भरत, उपयुक्त में से सभी। आप पढ़े होंगे कि जो ऋग्वेद में रचना करते थे प्रार्थनाओं के, वो आर्य कहलाते थे। क्या? तो आर्य कहलाते थे। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया? ऋग्वेद में जो वर्णित प्रार्थना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो ऋग्वेद में जो प्रार्थना थे उनको क्या कहा गया? तो सूक्त कहा गया। क्या कहा गया? सूक्त। यहाँ दोहा, प्रार्थना और छंद है तो ये सूक्त आपका आंसर हो जाएगा। प्रार्थना को लोग ऋग्वेद में सूक्त कहते थे। 7वां नंबर आपका क्वेश्चन है वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था? पुरोहित, ऋषि, संत, उपयुक्त सभी। तो आप तो इसमें आंसर ऐसे भी बता सकते थे कि जो पुरोहित होते थे वो राजा के लिए अनुष्ठान किया करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरोहित।
पुरोहित के बाद जो राजा आते थे, पुरोहित के बाद जो क्षत्रिय होता था, उसके बाद शूद्र, शैव, ये सारे आते थे। तो यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए पुरोहित होते थे। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत, हिंदी, प्राकृत। एक ऑप्शन आपका है अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी तो नहीं ही होगा, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके पास है। आप बताएंगे कि वेद जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो ये है वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता था? पहला ऑप्शन है लड़ाई में रथ खींचने, घुड़सवारी के लिए, पोलो खेलने के लिए, इनमें से कोई नहीं। पोलो खेलने के लिए तो आप जानते हैं कि पोलो तो मध्य भारत में आपको मिलता है। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, लड़ाई में रथ खींचने के लिए जो है ऋग्वैदिक काल में घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषा बोली जाती थी? तो दक्षिण परिवार में है किस परिवार की भाषाएं बोली जाती थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है संस्कृत, द्रविड़, आर्य, आस्ट्रो एशियाटिक। तो आपको याद होगा दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा बोली जाती थी। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं थी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये 4 भाषा जो है बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे दे देता है कि द्रविड़ परिवार के कितने भाषाएं थी? 4। कौन-कौन से थी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जो है आपको फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे ये कह देता है कि द्रविड़ परिवार में कौन सी भाषाएं थी? और ऑप्शन सारे ये जैसे अभी यहाँ ऊपर में दिया गया है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उसी प्रकार आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें बोलेगा कि द्रविड़ भाषा कौन है। द्रविड़ भाषा में जो है कौन सा जो है परिवार में जो है कौन कौन भाषा आता है? तो भाषा परिवार के लिए आपको याद रखना है द्रविड़ यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम जो है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार, यहाँ देखिए पूछ लिया तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है? पहला संस्कृत, उड़िया, बंगाली। ये तीनों अभी आपने पढ़ा, तीनों नहीं है। अगला ऑप्शन देखेंगे मलयालम। ये जो है मलयालम जो है द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। हम 13 नंबर क्वेश्चन को अब देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? संस्कृत ऑप्शन है भारत यूरोपीय, द्रविड़ तो नहीं ही होगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक और इनमें से कोई नहीं। तो ये संस्कृत जो है किस भाषा? तो संस्कृत आपका हो गया भारत यूरोपीय परिवार का ये भाषा है, भारत यूरोपीय परिवार का। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आपका है कि देखेंगे कि 14 नंबर क्वेश्चन झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? झारखंड और मध्य भारत में जो है किस परिवार की भाषाएं बोली जाती है? यहाँ पर आर्य है, द्रविड़, संस्कृत और आस्ट्रो एशियाटिक। ये आपका हो जाएगा आंसर, आस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद ऋग्वेद में किस ऋग्वेद में किस ऋषि ऋषि के सतलुज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? बहुत ही बार जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन में है विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, दधीची, मातंग। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वामित्र को जो है सतलुज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन आपको ऋग्वेद में मिलता है। ऐसे आपसे पूछा भी जाता है कि ऋग्वेद में किस ऋषि का जो है वर्णन आपको मिलता है? तो विश्वामित्र का। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो चरक के द्वारा पुस्तक कौन सा लिखा है? चरक संहिता, चरक दर्शन, चरांक और ये जो है ऑप्शन में है कि आपका इसमें उपरोक्त में से सभी 3 में आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चरक संहिता जो है चरक के द्वारा पुस्तक लिखी गई। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऋग्वेद में जो है किन दो नदियों को देवी रूप में प्रस्तुत किया गया। अभी आपने ऊपर पढ़ा भी कि ऋग्वेद में किन नदियों का जो है वार्तालाप जो है ऋषि विश्वामित्र के द्वारा किया जा रहा था। तो ये थे कौन से? तो एक था सतलुज और एक था ब्यास। सतलुज और ब्यास। तो गंगा नहीं होगा, यमुना नहीं होगा, रावी चिनाब नहीं होगा, सिंधु और झेलम भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? सतलुज और ब्यास। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुए? चरक जो है आज से कितने साल पहले आपको मिलते हैं? तो 2500, 2000, 2200। आप बताएंगे इसमें कितने? तो 2000 साल पहले जो है चरक आपको पहले हुए हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन आपका है, ऋग्वेद में किन दो समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया? पहला पुरोहित और राजा, वैश्य और शूद्र, किसान और पशुपालक, शिल्पकार और चित्रकार। यहाँ पर आंसर आप बताएंगे। दो समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। ऋग्वेद में दो समूहों का जो है वर्गीकरण जो है काम के आधार पर किया गया। एक जो है पुरोहित और एक राजा। आंसर आप याद रखेंगे, पुरोहित और राजा। राजा जो है अनुष्ठान करता था और अनुष्ठान राजा का जो होता था वो पुरोहित करता था और राजा जो है राज करता था और सभी का दिशा निर्देशन जो है राजा के द्वारा होता था। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है कि वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? वैदिक काल में किस शब्द का प्रयोग होता था जनता के लिए? जन या विष? यहाँ पर एक या दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें और नीचे ऑप्शन आपका है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा जन और विष जो था, ये दोनों का उपयोग वैदिक काल में जनता या पूरी समुदाय के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे जो आपका 21वां नंबर क्वेश्चन है कि आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित जो है विकल्पों में से क्या कहते थे? यहाँ पर आर्य लोग जो थे अपने विरोधी को क्या कहते थे? शत्रु, विरोधी, अरि और दस्यु। यहाँ पर आपको याद होगा, अगर आर्य लोग जो है अपने विरोधी को जो है क्या कहा करते थे? तो आप बताएंगे यहाँ पर जो है विरोधी को आर्य लोग क्या कहते थे? देखिए इसको बोलते थे क्या? तो शत्रु, विरोधी, अरि। इसमें जो है दस्यु है, ये दस्यु कहा जाता था या इनको जो है दास भी कहा जाता था। आप इसमें जो है दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और जो है ये भाषा भी दूसरी बोला करते थे। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि स्त्री जो होती थी वो दासी कहलाती थी और इसका मतलब भी होता था गुलाम। दास का मतलब क्या होता था? तो गुलाम होता था और उन्हें अपने मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम चाहते थे मालिक, वो सब जो है उन दास को करना पड़ता था। तो यहाँ पर आर्य लोग का आप जो है बताएंगे तो यहाँ पर दस्यु मतलब जो दास होते थे उन्हीं को दस्यु कहा जाता था और ये आर्य लोग के दुश्मन होते थे, विरोधी होते थे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 22 नंबर। लिखा गया है कि महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब आरंभ हुई? महापाषाण कब्र जो है कब से बनाने की प्रथा आरंभ होती है? बताएंगे 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले और 3500 वर्ष पहले। तो आपको याद होगा, आप पढ़े भी होंगे कि 3000 वर्ष जो है पहले महापाषाण काल जो है कब्र बनाने की प्रथा आरंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है महापाषाण कब्रें जो है बनानी, यहाँ पर फिर आपसे पूछा गया है। आपसे एक क्वेश्चन को बार बार जो है आपसे पूछा जाता है घुमा फिरा कर। तो आपको ऐसे करके याद करना है कि आप याद रखेंगे 3000 तो आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ दे लेकिन आप बता देंगे। यहाँ पर फिर से है कि महापाषाण कब्रें कब बननी आरंभ हुई? तो आप अभी तुरंत देखे हैं तो ये कैसे क्या हो जाएगा? 3000 साल पहले। अब हम देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि चरक कौन थे? एक महान वैद्य, एक महान पुरातत्वविद, एक महान राजा और एक ऑप्शन आपका है एक महान सेनानायक। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि चरक संहिता जो लिखी गई है वो वैद्य हैं। क्या है? वो एक महान वैद्य हैं। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन जो ऋग वेद काल में जनता
या पूरे समुदाय को क्या पुकारा जाता था? ऋग्वेद में जो है जनता और पूरे समुदाय को क्या पुकारते थे? ऑप्शन है आपका ऊपर में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जनता को क्या कहा जाता था ये आपने पढ़ा भी है। अगर आप ऊपर ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा। पहला ऑप्शन है दस्यु या दास, दूसरा है जन तथा विष, तीसरा है सुक्त और इनमें से कोई नहीं। जब ऊपर आपको हमने पढ़ाया भी कि जन और विष जो है इस शब्द का उपयोग जो है जनता के लिए किया जाता था। तो ऋग्वेद में जो है जनता और पूरे समुदाय के लिए जन और विष का प्रयोग किया जाता था, पुकारा जाता था। यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे 26 नंबर की चरक संहिता की रचना किसने की? कौटिल्य, चरक, जयदेव, कल्हण। ये अभी आपने पढ़ा कि चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 27 नंबर, चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? ये जो है क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। 260 जो 206, 360, 500 और 600। जब आपने एनसीईआरटी के निचले अध्याय जो एनसीईआरटी का जो है नीचे का जो पॉइंट हम पढ़े थे तो आपको याद होगा कि उसमें लिखा गया है कि चरक ने जो है हड्डी का जो है वर्णन 360 में किया। कितना? तो 360 हड्डी हैं मनुष्य के शरीर में इन्होंने बताया है। अगला नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, ऋग्वेद पुरोहित का क्या कार्य था? ऋग्वेद में जो है पुरोहित का क्या कार्य था? तो वो क्या करता था? यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना, समाज में जो है व्यवस्था स्थापित करना, मृतकों को दफनाना, उपरोक्त में से सभी। आप बताएंगे इसमें क्या था काम? तो जो राजा अपना जो यज्ञ अनुष्ठान करवाते थे कौन करता था? तो इसमें करता था आपको पुरोहित। यहाँ पर कौन करता था? तो यज्ञ और अनुष्ठान का काम जो है पुरोहित का ऋग्वेद में मुख्य रूप से होता था। अब हम 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए ये क्वेश्चन जो है आपसे बार-बार पूछा जाता है और इसीलिए हमने 2 बार इस क्वेश्चन को दिया है ताकि आप भूल अ, भूले भी नहीं। देखिए आधुनिक शरीर रचना में विज्ञान के अनुसार आधुनिक रूप से अभी जो आपका शरीर है आधुनिक रूप से वो जिस रूप रूप में आपका शरीर है उसमें आपको हड्डी की संख्या कितनी है? अभी चरक के हिसाब से नहीं, अभी के हिसाब से आप बताएँगे कि हड्डी की संख्या कितनी है? चरक के हिसाब से कितनी थी? 360 लेकिन अभी के बराबर आप बताएँगे कितना है? तो अभी जो 206, 360, 500, 600 तो अभी के हिसाब से आधुनिक रूप से 206 हड्डी आपके शरीर में हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन जो कि लिखा गया है कि ऋग्वेद की भाषा क्या है? ऋग्वेद की भाषा क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, बार-बार क्वेश्चन जो है आपसे ये पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है प्राक या वैदिक या संस्कृत, इसको बोलते हैं प्राक संस्कृत। तीसरा ऑप्शन है तमिल, तो इनमें से कोई नहीं। आपको याद होगा, आप पढ़े हैं कि ऋग्वेद की जो भाषा थी, वो प्राक संस्कृत थी। क्या थी? वैदिक संस्कृत जिसको वैदिक संस्कृत या प्राक संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। जो इसका भाषा था ऋग्वेद का। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कब के हैं? चीन में जो है सबसे पुराना लेखन कला का उदाहरण कब है? तो 2000, 2500, 3000, 3500 साल पहले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3500 साल पहले जो है चीन में लेखन कला का सबसे पुराना उदाहरण मिलता है। अब 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन-सा ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है? ऋग्वेद में आपने पढ़ा कि अग्नि है, इंद्र हैं, सोम हैं, ये सारे जो हैं अग्नि जो है अ, यज्ञ के लिए, इंद्र जो हैं बारिश के लिए देवता पूजे जाते थे। सोम जो होता है वो रस होता था और सोम क्या था? पेय था, मतलब पीने के लिए। इसके जो है डिटेल क्वेश्चन के बारे में हम आपको नीचे दिए भी हैं, उसके हम डिटेल बताएँगे आपको। इसका आंसर आपका हो जाएगा मूषक। क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है ऋग्वेद में वर्णित देवता में एक ऑप्शन आपका है डी, मूषक जो है नहीं था, अग्नि थे, इंद्र थे और सोम थे। ये तीनों जो थे जो है वर्णित देवता थे ऋग्वेद में। अब है 35 नंबर क्वेश्चन जो कि ऋग्वेद की कागज पर छपाई करने का कार्य पूरा किया गया कब? तो ऋग्वेद की जो है कागज पर छपाई करने का कार्य कब पूरा किया गया? कितने सौ साल पहले? 150, 500, 600, 700। तो 150 साल पहले जो है ऋग्वेद की कागज पर छपाई करने का काम पूरा किया गया था।
अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो है किस भाषा की है, परिवार की भाषाएं हैं। तो आपको ऊपर हमने बताया भी, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, इसीलिए दोबारा क्वेश्चन आपसे हमने पूछा कि बताइए कि ये जो भाषाएं हैं, 4 भाषाएं, द्रविड़ भाषाएं कौन से हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये किस परिवार के हैं, तो द्रविड़ भाषा के। किस, तो द्रविड़ भाषा के। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की, निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता है। देखिए आपको हमने ऊपर भी बताया, नीचे आपने एक ध्यान देंगे दिए होंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे अ, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछ भी लिया जाता है और कुछ ऑप्शन में जो है दे दिया जाता है सारे देवता का नाम और कुछ में नहीं देता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी है। आप बताएंगे कि ऋग्वेद में जो है कौन देवता का वर्णन है, कार्गे, इंद्र, मूषक, इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर आपने 3 को पढ़ा, इंद्र, सोम और अग्नि। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, इंद्र। तो इंद्र हो जाएंगे जो ऋग्वेद में वर्णित देवता हैं। अब हम 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है कि वेद की संख्या कितने हैं, 4। इनमें से जो है सबसे पुराना वेद आप बताएंगे कि कौन सबसे पुराना वेद है। कौन है, ऋग्वेद में ये चारों वेद हैं। वेद की संख्या, ऊपर पहला क्वेश्चन ही था, वेद की संख्या कितनी है, तो 4। और इनमें आपको चारों वेद दिए गए हैं, आपको इसमें बताना है कि कौन पुराना है। ऊपर के दूसरे तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपको हमने बताया भी कि ऋग्वेद का पहला जो है सबसे पुराना वेद कौन है। तो सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। इसमें ऋग्वेद ही है जो सबसे पुराना वेद है, और सोमवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो है ये आपको उत्तर वैदिक वेद में जो है आते हैं। और एक है ऋग्वेदिक, एक है उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक में आपको ये तीनों वेद आते हैं और ऋग्वेद में सिर्फ अकेला जो है ऋग्वेद होता है। इसकी डिटेल जो है हमने बीटीबीसीए में भी आपको पढ़ाया है और एनसीईआरटी में भी आपने देखा है। अब हम जो है थोड़ा डिटेल वाले क्वेश्चन में देखेंगे, जो कि आपको यूपीएससी के द्वारा बार-बार क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, और आप यहाँ से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पढ़ेंगे, ऋग्वेद के संदर्भ में आपको बताना है, ऋग्वेद के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिए। पहला ऑप्शन है, ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई। दूसरा ऑप्शन है, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तीसरा ऑप्शन है कि ऋग्वेद का उच्चारण जो है श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन आपको सही है। एक, केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 2 3। आप बताएंगे इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपको याद अगर होगा तो ऋग्वेद की भाषा अभी तुरंत आपने पढ़ा कि क्या थी, प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत थी। दूसरा आपने पढ़ा कि इसका जो है उच्चारण जो है, उस ऋग्वेद का उच्चारण श्रवण किया जाता था, उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इनको जो है पढ़ा जाता था। ये जो है उसको रटाया जाता था। विद्यार्थी को क्या करते थे, रटा देते थे। इनको जो है उच्चारण और श्रवण सुन के और उच्चारित करके ऋग्वेद में रटाया जाता था, इसको पढ़ते नहीं थे। ये आपका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, 2 और 3 जो है आंसर आपका सही हो जाएगा। आपको अगर याद हो तो ऋग्वेद में क्या करता था, तो वैदिक प्रथाओं की रचना जो है ऋषि द्वारा की जाती थी। आचार्य क्या करते थे, अक्षर, शब्द और वाक्य को स्वस्वर कंठस्थ करवाते थे, रटवा देते थे। और अधिकांश सूक्त जो होते थे वो रचयिता, सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही होते थे। जो भी अधिकांश होते थे वो क्या थे, सिर्फ पुरुष ही अधिकांश होते थे। कुछ प्रथाओं में आपको महिलाएं होती थी, कुछ जो है रचनाओं में महिलाएं ने भी रचना की है। ऋग्वेद में जो है भाषा आपको याद है कि प्राक और वैदिक संस्कृत है, और ये भाषाएं जो है संस्कृत वर्तमान में आपको स्कूल में पढ़ाई जाने वाली जो भाषाएं हैं उससे थोड़ा अलग है। और ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इसका जो है ये पढ़ा जाता था। ये डिटेल में आपको हमने पढ़ाया, और छापने का जो है काम लगभग 150 से 200 साल पहले इसका पूरा हुआ है। ये आप याद रखेंगे। और जिन लोगों ने इन प्रथाओं की रचना की थी, कभी कभी खुद जो है वो आर्य कहते थे। क्या कहते थे, जो इन वेदों की रचना किए थे, इन प्रार्थनाओं की रचना किए थे, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी, वे कभी कभी खुद को क्या कहते थे, आर्य कहते थे। आपको हमने यहाँ पर डिटेल में बता दिया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 38 नंबर कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम है। बहुत एक बार जो है, सिर्फ 1 बार
जो है आपका नदियों का उल्लेख मिलता है। सरस्वती है, सिंधु, गंगा, यमुना, ब्यास। इनमें आप बताएँगे कौन सी नदी हैं? केवल 1, 2, 1, 2, 5, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। आपको यहाँ पर आंसर देना है कि यहाँ पर सबसे मात्र एक बार ही किसका उल्लेख किया गया है। इनमें 5 नदी हैं, 5 नदी में बताएँगे सबसे कम जो है किसका उल्लेख किया गया है। तीसरा जो है ऑप्शन आपका है गंगा का, चौथा ऑप्शन है आपका ब्यास का और इसमें सिंधु, सरस्वती और ब्यास इनका जो है उल्लेख ज़्यादा मिलता है और इसमें गंगा और कौन है? यमुना का उल्लेख कम मिलता है। देखिए, ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदी कौन थी? ब्यास, सतलज। ये जो है इसके कई बार आपको वर्णन मिलते हैं, लेकिन गंगा और यमुना का जो है उल्लेख मात्र एक बार मिलता है। क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद इसको आपको रखना है। अगर बीपीएससी या टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको जो है कहा भी गया है कि हम थोड़ा टफ जो है क्वेश्चन पूछेंगे। तो टफ में आपका ये टफ क्वेश्चन है। टफ में आपका ये क्वेश्चन टफ है। आप अगर एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़े होंगे, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। गंगा और यमुना का जो है ऋग्वेद में मात्र एक बार उल्लेख होता है, बल्कि सरस्वती, सिंधु और ब्यास का जो है उल्लेख ये कई बार होते हैं। अगला है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित जो है नदी सिंधु है। सबसे वर्णित नदी कौन है? सिंधु है और सर्वाधिक जो है पवित्र नदी सरस्वती है और सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती और वर्णित सबसे ज़्यादा सिंधु। आपको यहाँ से इतना जो है क्वेश्चन का आंसर मात्र नहीं बल्कि आपको बहुत डिटेल में हमने बताया कि आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन आपका है कि ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? इसमें आपको कथन कौन-सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। मवेशी के लिए युद्ध लड़ा जाता था। आपको याद भी है कि मवेशी के लिए युद्ध लड़े जाते थे। दूसरा ऑप्शन है लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। तीसरा है युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बाँटा जाता था और डी नंबर है कि इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। आप आंसर बताएँगे, इसका आंसर क्या होगा? तो आपका इसमें जो है आंसर हो जाएगा कौन-सा नहीं है पूछ रहा है, कथन सही नहीं है। तो तीनों में से इसमें जो है युद्ध के लिए अस्थायी सेना का जो है नहीं होता था। दूसरा ऑप्शन सही है, लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी और पहला ऑप्शन भी सही है, इसमें जो है मवेशियों के लिए भी युद्ध लड़े जाते थे। लेकिन इसमें जो है सी नंबर आपका आंसर गलत है, जो कि युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बाँटा जाता था। आप इसको अगर ध्यान से पढ़े होंगे, ध्यान अगर आपको होगा, तो इसका डिटेल आपको याद होगा कि इसमें जो है ऋग्वेद में मवेशी और बच्चों खास कर करके पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रथाएँ थी और घोड़ों को लड़ाई में जो है रथ खींचने के लिए काम किया जाता था और इसीलिए लड़ाई जो है मवेशी के लिए भी होता था और इन लड़ाई में जो है मवेशी जीत कर लाए जाते थे और लड़ाइयाँ ऐसी ज़मीन के लिए भी होती थी जहाँ पर बहुत ही अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जौ जैसी जो है जल्दी फसल तैयार होने वाले फसल जो है जौ जल्दी तैयार होता था फसल, इसलिए ज़मीन जो है अच्छा होगा तो वहाँ पर जौ की जल्दी तैयारी हो जाएगी खाने के लिए। और कुछ लड़ाइयाँ जो है पानी स्रोत के लिए और जो है लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए जो धन होते थे, कुछ भाग जो है सरदार रख लेते थे और कुछ भाग जो है पुरोहित को दे दिया जाता था और शेष जो यहाँ पर शेष जो धन होता था वो आम लोगों में भी बाँट दिया जाता था। यहाँ पर केवल जो है धन सरदार और पुरोहित नहीं, कुछ आम लोग भी लेते थे, इसलिए ये आपका पॉइंट गलत हो गया और कुछ धन जो है यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि कुछ यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होते थे। यज्ञ में जो है कौन-कौन से चीज़ आहुति दिए जाते थे, आपने ऊपर पढ़ा होगा कि घी, अनाज, कभी-कभी जानवर की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश जो है पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे और इस जो है समय कोई अस्थायी सेना नहीं थी। इस समय जो अस्थायी सेना भी नहीं थी, याद रखेंगे। लेकिन लोग जो है सभाओं में मिलते-जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में जो है सलाह-मशवरा भी करते थे। वहाँ जो है वहाँ पे आपको ऐसे लोगों को आदर सरदार जो है अपना सरदार ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। वहाँ पर क्या थे? जो ऐसे सरदार चुने जाते थे जो कुशल और बहादुर होते थे। अगला नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन और है बचा हुआ, हम उसको भी देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका है कि ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूहों
पुरोहितों व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपको यहाँ पर है कि ऐसे दो समूहों का बारे में आपको विचार करना है। तो ऋग्वैदिक काल में पहला है पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, पहला सही है। दूसरा है कि इनमें से राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे। इनमें से कथन बोल रहा है, कौन आपका सही है? तो केवल एक ही आपको यहाँ पर सही है, और दूसरा नंबर जो है राजा जो है सिर्फ महल में रहते थे, ये गलत है। इसमें सिर्फ केवल एक सही है। और इसका आपको याद है कि ब्राह्मण जो होता था वो पुरोहित का यज्ञ और अनुष्ठान करवाता था। और ऋग्वैदिक काल में जो राजा ना तो बड़ी राजधानी और महल में रहते थे, ना ही इनके पास सेना होती थी, ये ना ही कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद जो है उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बनता था, क्योंकि राजा जो है एक प्रकार का क्या था, सरदार होता था। जिसके पास जितनी शक्ति होती थी वही वो जो है वहाँ का राजा होता था। आप कबीले के बारे में पढ़े हैं। कबीला जो कि आम सभा, जो कि समिति कहलाती थी। आभास होता है कि कबीले क्या थी, आम सभा, कबीले की आम सभा होती थी, जो क्या कहलाती थी, समिति कहलाती थी। और यही जो है अपने राजा को चुनती थी, यही क्या करती थी, अपनी राजा को चुनती थी। अगला नंबर 41 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाम ऋग्वेद से में मिलता या मिलते हैं? कौन सा जो है शब्द आपको ऋग्वेद में मिलते हैं? यहाँ पर है पहला, पुरु जन या विष, भरत जन या विष, यदु जन या विष। यहाँ पर कूट का जो है प्रयोग करेंगे, केवल एक दो तीन और एक तीन। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। ऋग्वेद में आपको जो है पुरु जन विष, भरत जन विष, यदु जन विष, तीनों का जो है प्रयोग आपको मिलता है। ऋग्वेद काल में जो है जनता या पूरे समुदाय को क्या कहते थे, तो पूरे समुदाय और जनता को जन और विष कह के पुकारा जाता था। वैश्य जो होता था, शब्द का उपयोग जो है विष के नाम से किया जाता था। पुरुजन जो होता था वो समुदाय के लिए, जो जनता में, और जो विष जो होता था वो वैश्य के लिए किया जाता था। और ऋग में जो है विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए जो है पुरु जन या विष, भरत जन या विष, या यदु जन या विष जो है, जैसे कई उल्लेख आपको मिलते हैं। अगला नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, 42 नंबर आपका है कि जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कपड़े बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कपड़ों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे। तो इसका हम देखेंगे, पहला ऑप्शन है कि यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। दूसरा, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं, कुछ जमीन के ऊपर दिखते हैं, केवल एक, केवल एक दो, और इनमें से कोई भी नहीं, ना एक तो ना ही दो। आपको यहाँ पर आंसर बताना है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर यहाँ पर सिर्फ एक हो जाएगा, जो कि यहाँ पर केवल दक्कन और दक्षिण भारत में ही जो है ये प्रथा प्रचलित थी। कहाँ? दक्षिण भारत में। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग ही महापाषाण, मतलब महा मतलब क्या होता है, बड़ा, पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर, यही पत्थर कहलाता था। महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर, ये जो है महापाषाण कहलाता था। और बड़े पत्थर का जो है उपयोग किया जाता था, इसलिए इसको महापाषाण कहते हैं। ये शिलाखंड जो होता है दफन करने के लिए, जो है दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा अच्छे ढंग से सजाकर, आप देखें चित्र में दिखाया भी गया है कि सजाकर आपको दिखाया गया है। और महापाषाण कब्रें जो है बनाने की प्रथा 3000 वर्ष पूर्व हुई है। यह प्रथा जो है दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित था। आपसे पूछा भी जाता है कि महापाषाण जो है कहाँ पर प्रचलित था, तो दक्कन भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में ये प्रथाएं प्रचलित थी। और यहाँ पर जो है कुछ जो महापाषाण जो है वो जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी। इस तरह के महापाषाणिक कब्रों को ताबूत या समाधान या शिष्ट कहा जाता है, ताबूत, समाधान, शिष्ट कहा जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, केवल दो। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, केवल, आपका आंसर हो जाएगा केवल दो। आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो। कुछ महापाषाण जो है कुछ महापाषाण
कहाँ पे कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं, कुछ जो है जमीन के ऊपर भी दिख जाते हैं। इस प्रथा में जो है कथन में विचार करने में देखते हैं कि ये सही होते हैं। तो केवल 2 आपका जो है कथन सही है। दक्कन में यहाँ पर देखिए केवल जो लिखा है दक्कन और दक्षिण भारत, यहाँ पर कश्मीर भी होगा, कश्मीर भी होगा। इसका हम पूरा डिटेल आपको बताएं। अब है 43 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह सबसे चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों की दर्शाता है। पहला ऑप्शन है गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, पत्थरों के चबूतरे और दिए गए जो है अभी आपने पढ़ा भी क्वेश्चन में जो है आपने पढ़ा कि क्या यहाँ पर थी। तो यहाँ पर गोलाकार सजाया हुआ पत्थर भी था और जो है अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी आपको यहाँ पर मिलता है। आप यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। व्याख्यान में जो है आप पढ़ेंगे तो आप कभी-कभी जो है सजाए हुए पत्थर भी मिलते थे और कभी-कभी जो है एकमात्र पत्थर भी ज़मीन में आपको मिलता था, जो कब्र में आपको देखने को मिलते हैं। अगला नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है कि सभी 44 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानता मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। इन बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। इन बर्तन को किस नाम से जाने जाते थे। पहला है काले लाल मिट्टी के बर्तन, हरे नीले बर्तन मिट्टी के बर्तन। चौथा है, तीसरा ऑप्शन है कि सुनहरे मिट्टी के बर्तन और भूरे मिट्टी के बर्तन। आप जब पढ़े थे तो आपको यहाँ पर बताया गया था कि काले मिट्टी जो बर्तन होते थे, काले लाल मिट्टी के बर्तन यहाँ पर होते थे और जो है इसके नाम आपको मिलते हैं। इन कब्रों में जो है सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तन जो है मृतकों के साथ दफनाया जाता था। ऐसी जो है यह एक ऐसी समानता जो लगभग सभी महापाषाणिक कब्रों में मिलती है। इसमें जो है लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और जो है सामान साथ जो है उसके साथ दफनाए जाते थे, सोने, गहने ये सारे पत्थर इसके साथ दफनाए जाते थे ताकि ये एक जो है प्रचलन था। उनको लगता था कि साथ अगर मर रहा है तो उसके साथ सब कुछ होना चाहिए, खाने-पीने और जो रहने सब कुछ के लिए जो है यहाँ पर उसके साथ दफनाए जाते थे इसी के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महापाषाणिक कब्रें, महापाषाणिक जो कब्र थी के संदर्भ में निम्नलिखित में यहाँ पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है। कुछ महापाषाणिक कब्रों से एक ही प्रकार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। दूसरा हो गया, तीसरा है कि कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए गए थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार सबको दफनाने दोबारा आ सके। और चौथा है कि कब्रों में दोबारा जाने के लिए रास्ता होता था जिसे डेथ हॉल के नाम से जाना जाता था, जिसको डेथ हॉल के नाम से जानते थे। इसमें आपको कौन-सा गलत है? तो आपका डी नंबर ही गलत है और आपके जो ये सारे जो ऑप्शन हैं, ये सारे ए, बी और सी सही हैं। और यहाँ पर जो है आपको ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में जो आपको यहाँ पर बताया भी गया है कि ब्रह्मगिरी का एक जो है कब्र था उसमें 33 के मनके और जो है कब्र में जो है 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकाल में जो के पास में है जो है कुछ मिट्टी के बर्तन और उसमें जो है सामाजिक स्थिति की भिन्नता भी पाई गई थी। कुछ कब्र में आपको एक ही परिवार के लोगों के साथ जो है अलग-अलग जो है उनको दफनाया गया था और बाद में मरने वाले लोगों के परिवार के सदस्य की पहले सबसे बनी जो है कब्रों में लाकर उसको दफनाया जाता था। और कब्रों को पहचानने के लिए जो है उस पर गोलाकार पत्थर का चिन्ह लगाया जाता था। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता होता था जिसको बड़ा सुराख बोलते थे। किसको? उसको बड़ा सुराख कहा जाता था। बड़ा रास्ता को बड़ा सुराख कहते थे, जिसको इंग्लिश में पोर्ट होल कहा जाता था। यहाँ डेथ होल है, यहाँ पर उसको पोर्ट होल कहा जाता था, ना कि डेथ होल। क्या कहा जाता था? तो पोर्ट होल कहा एक ही सिर्फ शब्द से आपका ये आंसर गलत हो गया। पोर्ट होल कहा जाता था। अगला नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन है कि इनाम गाँव और इनाम गाँव एक आरंभिक गाँव था जहाँ 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे और इनाम गाँव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? कहाँ पर ये है? तो भीमा, घोल, सीना, नीरा। तो आंसर बताएंगे
ये आपका घोर नदी के किनारे आपको ये स्थित है। इनाम गाँव जो है भीमा की सहायक नदी घोर नदी के किनारे स्थित है। किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है भीमा की सहायक नदी है और इस जगह पर जो है 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। कहाँ? इसमें जो है 3600 से 2700 वर्ष पूर्व यहाँ लोग रहते थे। यहाँ से प्राप्त कब्रों से जो है अनेक जानकारी आपको मिलती है और यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। यहाँ पर जो है वयस्क लोग जो होते थे उनको सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका जो है सिर होता था उत्तर की ओर होता था। कहाँ? तो उत्तर की ओर उनका सिर होता था और कई बार जो है उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। उनको इनाम गाँव में जो है उत्तर की तरफ सिर होगा, कई बार उनको जो है घर में ही दफनाया जाता था। उनके जो है साथ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जो खाना और पानी के लिए उनके साथ दफनाए गए हैं। तो आप इसका बताएँगे तो 3600 से 2700 वर्ष पूर्व घोर जो है नदी है इसका तो भीमा की सहायक नदी घोर है, उसके किनारे इनाम गाँव आपको है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता किसके संबंधित है? व्याकरण, चिकित्सा, खगोल, गणित। आप ये जो है क्वेश्चन ऊपर पढ़ भी चुके हैं। चरक संहिता चिकित्सा के लिए आपको है, किसके लिए? तो चिकित्सा के लिए। आपने ऊपर पढ़ा भी है कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व जो है चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, ये आप जानते हैं और उन्होंने चरक संहिता नामक एक किताब लिखी थी चिकित्सा शास्त्र पर। किस पर? चिकित्सा शास्त्र पर। वे कहते हैं कि मनुष्य को कितने हड्डी? तो 360। अभी वर्तमान में कितने? 206। जो ये याद रखना है चरक के द्वारा 360, आधुनिक में 206। ये आपको याद रखने हैं। संभवतः चरक ने क्या की थी? चरक ने अपनी गिनती में दाँत, हड्डी के जोड़ और कार्टिलेज की जोड़ यह जो है सारी संख्या जोड़कर बताई थी। इसीलिए 360 हो सकता है। तो संभवतः तो इस प्रकार आपका जो है ये क्वेश्चन 47 क्वेश्चन आपको हमने बताए। यहाँ से बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये चैप्टर कैसा लगा जो एमसीक्यू आपको हमने यहाँ पर कराया आप बताएँगे। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर था आपका जो क्या बात आती है हमें किताबें और कब्रें, ये क्लास 6 हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ से बार-बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जितना हो सका आपके लिए हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ढूँढकर बनाकर आपके समक्ष पेश किया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एमसीक्यू के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको जो सारे जो सीरीज़ के वीडियो हैं आपको मिल सके।